हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं भारत के संविधान की, तो उन महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में हम डिटेल से एक ही वीडियो में एक जगह जानेंगे, ताकि और इनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि इनकी कंपेरिजन सा होता रहे, ताकि कोई कंफ्यूजन शेष रहे ना। क्योंकि ये इनसे ना हर एग्जाम में, चाहे वो CAPF हो, CSC का कोई एग्जाम हो, या स्टेट PCS कोई भी एग्जाम हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिना किसी देरी के हम सीधे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भारतीय संवैधानिक निकाय, तो संवैधानिक निकाय का मतलब ये होगा कि भारत के संविधान में उनका सीधा वर्णन किया गया होगा उन बॉडीज का, तो उनको संवैधानिक निकाय बोलेंगे। जिनका सीधा उल्लेख क्या हो, अनुच्छेदों में हो, उनसे संबंधित कोई अनुच्छेद हो। ये निकाय सरकार के जवाबदेही बनाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। संवैधानिक निकाय के बारे में और थोड़ा जाने तो इनका गठन कार्य संविधान के द्वारा परिभाषित है, ये हमने देखा। ये निकाय कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रखते हैं। प्रत्येक निकाय की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, अपने अधिकार होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में ये सहायक होते हैं। मतलब इनके बारे में कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी हम कर लें तो ये दस्तावेज हम भारत के प्रमुख संवैधानिक निकायों का, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता रखा है। इलेक्शन कमीशन के बारे में, UPSC के बारे में कैग पढ़ेंगे, महान्यायवादी अधिवक्ता, वित्त आयोग, SC ST और OBC के जो आयोग हैं, GST परिषद, तो इन सभी को पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें साल भर में जो जो जिन जिन पदों पर जो नियुक्तियां हैं ना, और पद मुक्ति से संबंधित जो इस साल भर में चर्चा में रहा, तो उन सब के बारे में हमने पीछे ही एक वीडियो डाली है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पहले निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग है किसमें, क्योंकि निर्वाचन आयोग के लिए जो आर्टिकल है 324 से 329 के तहत, तो निर्वाचन आयोग है ना आर्टिकल 324 के तहत आता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों में से एक है, अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है। काम क्या होता है इसका, भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने वाली एक एपेक्स बॉडी है, मतलब शीर्ष संस्थान है, जो कि चुनावों को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात के पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने का गठन करते हैं। क्योंकि इस साल ना बहुत सारे सवाल उठे हैं इनकी निष्पक्षता पर, वो एक अलग डिबेट हो जाती है, लेकिन फिर भी इनका स्थापना तो केवल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही किया गया है। इसका गठन पहली बार हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और जिस दिन को अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड वन लाइन क्वेश्चन आ सकता है, 25 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में स्टार्टिंग मनाया गया था, और उसके बाद में अब इस दिवस को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 329 से लेकर 29 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य क्षेत्र, परिभाषा मैंने बताया था स्टार्टिंग में। यह एक स्वतंत्र संस्था है, किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करते हैं। संवैधानिक संस्था ऐसी होती है उन पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। उनके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना निर्वाचन आयोग की, तो एक तो होता है CEC, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल कितना होता है इनका, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी ना वहां तक इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो इनके स्ट्रक्चर में क्या हो गए, एक तो CEC हो गई, और दो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्योंकि ये पहले ना ये स्टार्टिंग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त था, फिर बाद में ये बहु सदस्य ही बना था धीरे धीरे, तो ये एक अलग डिबेट हो जाती है, इसको हम कभी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा मुख्य कार्य इनके क्या होते हैं, किन किन के चुनाव ये करवाते हैं, राष्ट्रपति के करवाते हैं, उपराष्ट्रपति के करवाते हैं, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों का संचालन करते हैं, मतदाता सूची तैयार करते हैं, वोटर लिस्ट है ना उसको अपडेट करने का, उसको तैयार करने का, चुनावी जो कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू करने का, वही जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको मान्यता देने का काम कौन करता है, ये इलेक्शन कमीशन करता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का संचालन, और मतदाता सूची तैयार करना, चुनावी आचार संहिता लागू करना, और राजनीतिक दलों को मान्यता देना इनके मुख्य कार्य है। तो इनकी पावर्स की बात करें तो ये चुनाव प्रक्रिया की क्या करते हैं, निगरानी करेंगे, उम्मीदवारों का नामांकन स्वीकार करेंगे, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन उम्मीदवारों को उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उनका नामांकन स्वीकार करेंगे या फिर अस्वीकार करेंगे, और चुनाव स्थगित करना या रद्द करना, अगर चुनावों में कोई धांधली हो जाती है, कुछ
गड़बड़ हो जाती है तो चुनाव को स्थगन करना, कुछ समय के लिए रोक देना या फिर रद्द ही कर देना, ये सभी काम की, ये सभी पावर किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की होती है। चुनावी धांधली पर रोक लगाना, ये इनकी शक्तियां हो गई। और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की नींव है। यही कारण है कि संविधान के द्वारा इसको विशेष संरक्षण प्रदान है। संवैधानिक बॉडी के रूप में इसको अलग से मतलब इसका निर्माण किया गया है। तो ये किसके बारे में था? निर्वाचन आयोग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे महामहिम बॉडी जो है संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा साथ में स्टेट बीसीएस के जो आयोग है ना, उनको भी कवर करते चलेंगे। क्योंकि ये है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम हो या किसी के लिए भी, क्योंकि 1926 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया था और इसको अब 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2026 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और है किसमें ये? अनुच्छेद 315 से 323 तक है। आपको ये बताना है कि यूपीएससी किस भाग में आता है संविधान के। तो आर्टिकल 315 से 323 के तहत है यूपीएससी, और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी गठन होता है। यूपीएससी गठन स्टार्टिंग में मैंने बताया भी 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, और जो इसे एशिया की सबसे पुरानी लोक सेवा संस्थानों में से एक बनाता है। एशिया की सबसे पुरानी लोक सेवा संस्थानों में से एक है भारत की यूपीएससी। काम होता है इसका अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस होगा, आईपीएस हो गया, आईपीएफएस हो गया, और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करना इसका मुख्य उद्देश्य हो गए। नौकरशाही में मेधावी, ईमानदारी में निष्पक्ष अधिकारियों का चयन सुनिश्चित करना इनका मुख्य कार्य होता है। अन्य केंद्रीय सेवाओं में जैसे आपका सीएपीएफ एग्जाम इसी में आएगा, तो ओटीपीएफओ का एग्जाम इसी में आएगा। ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये आईईएस का एग्जाम भी इसी में आएगा। कौन कंडक्ट करवाता है? यही करवाती, यही बॉडी कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी। इनके मुख्य कार्य हो जाएगा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना, केंद्र सरकार को भर्ती संबंधित कुछ एडवाइस चाहिए तो वो सलाह देना, अनुशंसनात्मक मामलों में परामर्श देना, पदोन्नति के लिए स्थानांतरण पर राय देना। पदोन्नति करना हो, किसी से किसी डीएम का ट्रांसफर करना हो, उस पर राय देना। पदोन्नति में, अनुशासन मामलों में परामर्श करने का काम यूपीएससी होता है। स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, एक अध्यक्ष होते हैं, इनके अन्य सदस्य, मतलब एक तो होता है जिसको चेयरपर्सन बोलते हैं। तो वर्तमान में कौन है? अजय नाम है उनका, और आप अच्छे से इसको और अपडेट कर लेना। तो एक अध्यक्ष में अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अभी मैंने जो इलेक्शन कमीशन पढ़ाया था ना, उसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि ये जो सीईसी और अन्य जो है चुनाव आयुक्त है ना, उनको हटाने का काम कौन करता है? हटाने का काम वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है ना, उसकी प्रक्रिया की भांति सीईसी को हटाया जाता है, और अदर जो ईसीज हैं उनको बस सीईसी अगर सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से तो वो हट जाते हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल भी सेम 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान ये नहीं है, मतलब एक बार जो अध्यक्ष बन गया ना, तो वो दोबारा से यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन इसमें ये प्रावधान है कि अगर स्टेट पीसीएस के आप अध्यक्ष पहले सदस्य बनते हो तो अध्यक्ष बन सकते हो, और स्टेट पीसीएस के आप अध्यक्ष बन रहे हो तो आप यूपीएससी के सदस्य बन सकते हो। आप अगर यूपीएससी के सदस्य रहे हो तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हो, लेकिन अगर आप यूपीएससी के अध्यक्ष हो तो आपकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती दोबारा से। सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया कठिन है। हाँ, मतलब जो पदाधिकारी इनकी नियुक्ति करता है ना, वही पदाधिकारी इन सदस्यों को हटा सकता है। जैसे डीएम के बारे में ये है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। एज वर्ष तो सेम ही है कि 6 वर्ष रहेंगे, लेकिन अगर एज आपकी 65 हो गई तो आप राज्य स्टेट जो पीसीएस है ना, उनसे आपको हटा दिया जाएगा, मतलब आपको सेनानिवृत्त कर दिया जाएगा 62 वर्ष। वही महत्व की बात करें तो यूपीएससी भारत का संविधान का क्या है? चौथा स्तंभ कहलाता है। चौथा स्तंभ कहलाता है क्योंकि एक स्वतंत्र निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करवाने में राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त जो नौकरशाही जो है ना, वो उपलब्ध कराने का ये क्या करता है? काम करता है। तो ये हो जाता है कौन? संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो हो जाएगा कैग। आर्टिकल 148 है कैग के लिए, और आर्टिकल 148 से 151 तक है कैग। भाग कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। कैग की फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल, नियंत्रक की महालेखा परीक्षक जो है कैग है। कैग का सर्वोच्च वित्तीय निगरानी संस्था क्या है? भारत का क्या है? कैग को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च वित्त की, धन की निगरानी संस्था है। अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको कहा जाता है? कैग केंद्रीय एवं राज्य सरकारों दोनों के सरकारी खातों को ऑडिट करेगा, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहलाएगा, और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कानून के अनुसार हो, पारदर्शी ढंग से हो।
नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष, सेम हो जाएगा इसका भी। और हटाने की प्रक्रिया है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। अब देखो, सीईसी की, कैग की, और खुद अध्यक्ष जो है, मतलब खुद जो न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना सुप्रीम कोर्ट के, उनके समान हो गई इनकी हटाने का। मतलब आसान नहीं है इनको हटाना भी। विशेष बहुमत से पारित करना होगा, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50, पहले संकल्प लाया जाएगा, अध्यक्ष उसको एक्सेप्ट करे ना करेगा, एक्सेप्ट कर लेता तो चयन समिति बनाई जाती है। फिर चयन 3 लोगों की चयन समिति होगी। उन चयन समिति अगर ये बता देती है कि सिद्ध कदाचार अक्षमता के आधार पर ये दोषी पाए जा रहे हैं, तो फिर भी दोनों सदनों में विशेष बहुमत होता है, इनको बोलने का अधिकार मिलता है। देन अगर वहां से भी विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, तब हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा। इसके मुख्य कार्य के क्या होते हैं? केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी खातों का लेखा परीक्षण करना, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना, रिपोर्ट एवं राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपना। मतलब राज्य के संबंधित जो भी सरकारी जो है खाते हैं, उनको ऑडिट करने पर कोई गड़बड़ी आती है, कोई रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो वो किसको देगा? राज्य से संबंधित राज्यपाल, और केंद्र से संबंधित है तो वो देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा? बाद में इसको संसद में रखवाएगा, राज्यपाल इसको राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। पैक की बात करें, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति द्वारा जांची जाती है, जो सरकारी खर्चों की समीक्षा करती है। महत्व की बात करें इसके, तो कैग भारत के वित्तीय जवाबदेही का प्रतीक है। तो जिस पर एक स्पेक्ट्रम हो गया, कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे घोटालों का खुलासा करने में इसने क्या किया है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैग पढ़ लिया हमने, पढ़ेंगे भारत का अटॉर्नी जो जनरल है उसके बारे में पढ़ेंगे। महान्यायवादी जिसको बोलते हैं, इसको सबसे बड़ा विधिवेत्ता भी बोलते हैं भारत का, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी बोलते हैं इसको, महान्यायवादी भारत का। आर्टिकल 76 है इसके तहत नियुक्त होता है ये। और इसे नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। मतलब इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी है इतनी होनी चाहिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए होती है। अर्थात कम से कम ये 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट का तो जज रहा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या किया इसने वकालत का अनुभव किया हो, या फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव किया हो। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। अर्थात इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अटॉर्नी जनरल के लिए याद रखना, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो सामान्यतः होता क्या है, परंपरा में जब सरकार है ना, जब संबंधित जो सरकार होती है वो त्याग पत्र अगर दे दी तो ये भी त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि ये सरकार की परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और सरकार की तरफ से पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना इनका मुख्य कार्य हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, संसद की कार्यवाहियों में भाग लेना बिना मतदान के अधिकार की, मतलब इसको मतदान का अधिकार नहीं होगा लेकिन संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना सुप्रीम कोर्ट में, और कोई भी केंद्र सरकार का कानूनी मामला होगा ना उसकी वकालत करने का काम इसी का होगा। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए किसी प्रश्न पर राय देना और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में पेश भी होना। अगर किसी के सार्वजनिक हित सद रहे हैं वो तो, और इनको न्यायालय में पेश होने के लिए यदि बुलाया जा रहा है तो इनको पेश होना पड़ेगा। महान्यायवादी को निजी वकालत करने का भी अधिकार है, लेकिन वह सरकार के विरुद्ध किसी मामले में पेश नहीं हो सकता। मतलब निजी प्राइवेट तौर पर भी जो कैग है ना वो वकालत कर सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध कोई मामला है ना वो नहीं ले सकता, वो हमेशा सरकार के सपोर्टिव साइड में रहेगा। तो ये कैग के बारे में हो गया 76। महाधिवक्ता कैग का ही फोटो को भी मान लो आप, लेकिन वो राज्य के स्तर पर मिल जाएगा। इसके लिए जो आर्टिकल है 165। महाधिवक्ता क्या है? राज्य सरकार का क्या है? कानूनी सर्वोच्च अधिकारी। मैंने बताया था ना अभी, केंद्र के स्तर पर आ जाएगा महान्यायवादी, और जस्ट उसी का काम दाम जितना वो सेम टू सेम राज्य के स्तर पर करना हो तो वो करेगा अटॉर्नी जनरल। महाधिवक्ता इसको बोल देते हैं। आर्टिकल 165 के तहत नियुक्त, केंद्र स्तर पर मान्य ठीक है, किंतु यह राज्य स्तर पर कार्य करता है। इसकी योग्यता क्या होगी? राज्यपाल की। जो नियुक्ति कौन करेगा? राज्य स्तर पर राज्यपाल करेगा इसके अटॉर्नी जनरल की, महाधिवक्ता की। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता आवश्यक है। कम से कम 10 वर्षों की वकालत या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव इसने किया हो, कम से कम 10 वकालत की हो किसी हाई कोर्ट में। और कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है इसका, राज्यपाल की इच्छा अनुसार कार्य करता है। वही सही मैंने बताया, सब कुछ डेट टू कॉपी है। मुख्य कार्य वही राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार, राज्य के उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना, राज्य विधानमंडल कार्यवाही में भाग लेना, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। वहां पे केंद्र चल रहा था, यहाँ पे चल रहा है क्या? राज्य। महत्वपूर्ण अधिकार है, महाधिवक्ता को निजी वकालत करने का अधिकार है। राज्य के किसी कानून मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य के हितों की रक्षा भी करता है। तो ये वही है सेम। अगर आपने महान्यायवादी और महाधिवक्ता सेम हो जाएगा, आपको आर्टिकल अलग चेंज करना और महाधिवक्ता आ जाए तो राज्य करना है,
और महान्यायवादी आ जाए तो केंद्र करना है, बाकी सब कुछ लगभग सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं तो अभी तक है ना, ये याद रखना इस बार की 16वीं जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 से 31 तक रहने वाली है और हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो 31 तक। इसके लिए मैं एक 15 मिनट का वीडियो डाल चुका हूँ अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही, आप उसको जरूर देखना। मैंने कंपैरिजन के साथ बताया है 15वें और 16वें वित्त को कंपैरिजन के साथ बताया और अच्छे से ऐसे पढ़ाने की कोशिश की है कि आप भूलो ना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। सीएपीएफ में तो 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक एक साल में। 280 के तहत है और इसका कार्यकाल देखो इस बार थोड़ा चेंज होने वाला है। अब से पहले हम 6 और 65 पढ़ रहे थे ना, इसमें केवल 5 वर्ष का कार्यकाल है और नियुक्ति तो वही राष्ट्रपति करेंगे इनकी। इसका गठन मतलब वित्त आयोग गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों को संतुलित करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। रिलेशनों को अच्छा बनाए। एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य इसमें, मतलब चारों अलग अलग फील्ड में अपने अपने फील्ड के, जो जिसको बोलते हैं बादशाह बोलो उस तरीके से होते हैं। कोई अध्यक्ष को क्या अर्थशास्त्र का वित्त का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसका मुख्य कार्य क्या होंगे वित्त आयोग के, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का आवंटन का सुझाव देना, कितने % करों को केंद्र एवं राज्यों के बीच में मतलब डिवाइड करना चाहिए। राज्यों के लिए अनुदान का सिद्धांत जो वर्तमान में कितना 41% के लगभग है। आपको ये वीडियो जरूर देखना है जो मैंने अभी सजेस्ट किया, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की समीक्षा राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के उपाय सुझाता है। वित्त आयोग राजकोषीय संवाद फिजिकल फेडरलिज्म को संतुलित करने का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि धन का वितरण न्याय संगत हो और सभी राज्यों को विकास के लिए पर्याप्त संसाधन मिले। अतः अब 16वां वित्त आयोग गठित हो चुके। अभी तक 16 वित्त आयोग क्या हो चुके हैं, घटित हो चुके। काम यही होता है एक तो सुसंगत वितरण, न्याय धन का सुसंगत वितरण क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। महत्व की बात करें तो राजकोषीय संवाद इसको ये हमने पढ़ लिया। अभी तक कितने 16 गड़बड़। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता, अब तक 16 बन चुके हैं। अरविंद पनघरिया इसके अध्यक्ष थे 16वें के, और डिटेल्स में आप वीडियो में मैंने लिंक कॉपी कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना। उनसे 280 आ गया। नेक्स्ट की बात करें SC ST के लिए और OBC के लिए लगभग सेम, इनकी मतलब कार्य वगैरह सब कुछ सेम रहता है। बस याद रखना ST वाला ST का ST के लिए, SC का SC के लिए और OBC का BC बैकवर्ड क्लासेस के लिए इतना चेंज होता है और नहीं कि बिल्कुल सेम होता है। तीनों के तीनों में सब कुछ सेम होने वाला है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए बात करें, संविधान भारतीय संविधान के समाज में वंचित वर्गों की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक निकाय स्थापित किए गए। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो पहले 338 के तहत है, और जो कि ST के लिए बाद में बना था तो 338A जोड़ के बनाया गया था 2003 में। कब 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2003 में। अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की जांच भी करते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को नीतिगत सलाह देते हैं। उनके एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अलग से सदस्य, सभी में सेम रहने वाला ये पैटर्न। और NCST वही 89वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। आदिवासियों की अधिकारों, भूमि अधिकारों, वन अधिकार एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण से संबंधित नीतियों पर सरकार का परामर्श देता है। मुख्य कार्य एवं शक्तियां, दोनों आयोग शिकायतों की जांच कर सकते हैं। दोनों आयोग क्या कर सकते हैं, शिकायतों की जांच कर सकते हैं, साक्ष्य एकत्रित कर सकते हैं, सिविल न्यायालय के समान शक्तियां रखते हैं और अपने वार्षिक रिपोर्ट को किसको सौंप देते हैं, राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। नेक्स्ट NCBC पढ़ेंगे हम, पिछड़ा वर्ग आयोग मान्य संवैधानिक निकायों में। NCBC अनुच्छेद 338B के तहत 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। इससे पहले आयोग था तो सही, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 102वें संविधान संशोधन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट है। तो और इसका काम होता है BC का मतलब बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना, OBC सूची में जाति शामिल करना, हटाना, पिछड़े वर्गों की शिकायत करना, सरकार को नीतिगत सलाह देना, आरक्षण नीति को समीक्षा करना। ये सारे काम किसके होते हैं, NCBC के होते हैं। 102वां संविधान संशोधन संवैधानिक दर्जा। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन GST परिषद से संबंधित है, 2016 में हुआ था। ये 2018 में 102वां हुआ था। GST परिषद ऐड की गई। आर्टिकल यह सहकारी संवाद को बढ़ावा देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, राज्य मंत्री। GST दरों का निर्धारण करना, अध्यक्ष कौन होगा इसका, केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, और राज्य वित्त मंत्री। प्लस कर में छूट कितनी देनी है, रियायतें कौन तय करेगा, ये सारे काम GST परिषद के काम होगी। करेगा सिद्धांत बनाना, ये इसका काम होता है किसका, GST परिषद का। दोनों मिलकर क्या करते हैं, सहकारी संवाद को बढ़ावा देते हैं। कौन से पिछड़ा वर्ग
और सब ये जो ओबीसी है दोनों। महत्वपूर्ण निकायों का महत्व एवं निष्कर्ष और महत्व क्या है? तो शक्ति पृथक्करण, अलग अलग जैसे कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बीच में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांतों का भिन्न अंग हो गए। मौलिक अधिकारों के मौलिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है, समावेशी एवं लोकतंत्र के लिए ताकि सबका हर समाज के हर वर्ग को न्याय समानता के अवसर मिले, सच्चे लोकतंत्र का पहचान है। जवाबदेहिता सुनिश्चित करना और संवैधानिक सर्वोच्चता इसके मुख्य महत्व हैं कि जवाबदेहिता निश्चित करते हैं ये एक आयोग, और संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। संविधान केवल एक कानून दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है। संविधान निकाय उस परंपरा के रक्षक है। तो ये हमारे कुल महत्वपूर्ण जो कुछ बॉडीज थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके बारे में थी, उनके बारे में हमारी वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट थीम की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।